So this is October November 2023 पेपर 3 वेरिएंट 2 एमपीओ का हमारा दूसरा सवाल है जिसके अंदर लाइफ मेंबरशिप का ट्रीटमेंट भी जो है वो इंक्लूडेड होगा। जो हमने फर्स्ट सवाल किया था उसके अंदर लाइफ मेंबरशिप का ट्रीटमेंट नहीं था, बाकी सारी चीजें थी। इस सवाल के अंदर लाइफ मेंबरशिप के ट्रीटमेंट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो सवाल स्टार्ट होता है, द बीयू क्लब इज अ क्लब प्रोवाइडिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज टू इट्स मेंबर्स। इट ऑल्सो होल्ड्स टूर्नामेंट्स फॉर विच इट अवार्ड्स प्राइजेस। एक क्लब है जो स्पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मेंबर्स को, लेकिन ये टूर्नामेंट्स भी कराता है। तो जब टूर्नामेंट्स कराता होगा तो टूर्नामेंट से जो टिकट सेल होते होंगे वहां से उसकी जाहिर सी बात है एक एडिशनल इनकम है जो जनरेट हो रही है। द क्लब एडमिट्स लाइफ मेंबर्स एज वेल एज ऑर्डिनरी मेंबर्स। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि हमारे पास लाइफ मेंबरशिप्स की भी हम अपने मेंबर्स को ऑफर करते हैं, नॉर्मल जो ऑर्डिनरी मेंबर्स यानी कि जिनसे हम एनुअल बेसिस पे सब्सक्रिप्शन फी कलेक्ट करते हैं। देन हमारे पास साल के शुरू और साल के एंड दोनों के बैलेंसेस गिवन है। 31 में 2022 यानी पिछला अकाउंटिंग ईयर का जो क्लोजिंग डेट के बैलेंसेस है वो गिवन है, जिसको मैं लिख सकता हूँ कि ये अपेरेंटली किसके बराबर है। ये अपेरेंटली 1 जून 2022 के बैलेंसेस के बराबर है, क्योंकि जो 31 में 2020 को अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है उसके जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होने वाला है उसकी पहली तारीख यानी कि ओपनिंग डेट को 1 जून 2022 के बराबर होंगे। तो हमारे पास मल्टीपल नॉन करंट एसेट्स है, कैश एट बैंक है, सब्सक्रिप्शन एरियर्स में भी है, सब्सक्रिप्शन एडवांस में भी है, जिसका मतलब यह है कि हमें सब्सक्रिप्शन की अमाउंट निकालने के लिए सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। देन टूर्नामेंट जो कि एक सेपरेट इवेंट जो कि वो क्लब करा रहा है, उस टूर्नामेंट से रिलेटेड हमारे पास कुछ अक्रूड एक्सपेंसेस भी हैं जो लिखा हुआ है अक्रूड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, और कुछ हमारे पास प्रीपेड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी हैं, यानी कि हमने जब टूर्नामेंट कराया तो उसके एक्सपेंसेस में कुछ अक्रूवल्स भी हैं, कुछ प्रीपेमेंट्स भी हैं, साल के स्टार्ट में भी हैं और साल के एंड में भी हैं। देन जो हमने टूर्नामेंट के अंदर प्राइजेस दिए हैं उसकी इन्वेंट्री हमारे पास कुछ पड़ी हुई है, यानी कि शील्ड्स वगैरह या जो भी हम प्राइस दे रहे हैं उसकी इन्वेंट्री ओपनिंग डेट को भी कुछ पड़ी हुई है और उसकी इन्वेंट्री क्लोजिंग डेट को भी कुछ पड़ी हुई है। एंड देन एट लास्ट हमारे पास अक्रूड वेजेस गिवन है साल के स्टार्ट और साल के एंड दोनों डेट्स पे। आगे फिर कहता है द फॉलोइंग तो इन्फॉर्मेशन इज ये ऑल्सो अवेलेबल। इन्होंने एसओएफपी का जो एक्सट्रैक्ट दिया ये हमसे कभी नहीं बनवाते एसओएफपी। ये एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट नहीं है, ये एसेट एंड लाइबिलिटीज के बैलेंसेस हैं। मतलब ये एसओएफपी से ही आ रहे होंगे ना। हाँ तो वो आपसे बनवा सकते हैं। बनवाते हैं इस चैप्टर में, मतलब या नहीं हाँ पूछते। एसओएफपी बनवा सकते हो, आपसे कोई भी सेक्शन बनवा सकते हैं उसका। सही। अब आगे कहता है द लाइफ मेंबरशिप फंड ऑन 31 मई 2022 अमाउंटेड टू $5,100। जो आपके पास लाइफ मेंबरशिप का फंड था साल के एंड पे, 31 मई 2022 साल के एंड की डेट है, उसमें कह रहे हैं कि इस फंड के अंदर कितनी अमाउंट पड़ी हुई है, $5,100 की लाइफ मेंबरशिप। ये जो बात कह रहे हैं ना लाइफ मेंबरशिप फंड, तो ये बेसिकली नॉन कैपिटलाइज्ड लाइफ मेंबरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉन कैपिटलाइज्ड लाइफ मेंबरशिप जो कि साल के शुरू में पड़ी हुई थी। तो हमारे पास साल के शुरू में कितनी नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप है, $5,100 की है। और फिर आगे लिखा हुआ है टोटल रिसीट्स फॉर द क्लब फॉर द ईयर वर एज फॉलोज। अब जो हमारे पास पैसे आए, रिसीट का क्या मतलब, कहाँ कहाँ से पैसे आए। तो एक तो हमें ऑर्डिनरी मेंबर से जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है दैट इज $28,600। उसके बाद हमारे पास कुछ लाइफ मेंबरशिप फीस भी कलेक्ट हुई है दैट इज $4,000। यानी कि जब आपके पास लाइफ मेंबरशिप फीस अगर आ रही है तो उसका ये मतलब है कि कुछ ऐसे न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने आपकी क्लब की लाइफ मेंबरशिप को परचेज किया है, और जब उन्होंने लाइफ मेंबरशिप को इस साल में क्योंकि परचेज किया है तो उन्होंने उसकी पेमेंट आपको इस साल कर दी है। तो 4,000 हमारे पास टोटल ऐसे मेंबर्स से पेमेंट आई है जिन्होंने हमारी क्लब की लाइफ मेंबरशिप इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर खरीदी है। देन टूर्नामेंट की एंट्री फीस, जैसे मैंने बताया कि टूर्नामेंट हुआ है तो उससे उन्होंने टिकट सेल किए होंगे, वहां से कुछ ना कुछ पैसे बनाए होंगे। तो टूर्नामेंट की एंट्री फीस से इन्होंने 15,200 की जो इनकम कह लो या टिकट सेल करके 15,200 जो है वो इन्होंने जनरेट किया है। देन कुछ हमने पेमेंट्स किए हैं ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले हमने टूर्नामेंट प्राइजेस की पेमेंट करी है। अच्छा, अब टूर्नामेंट प्राइजेस की कितनी पेमेंट है, $2,800 है। जरा रियलाइज करें इस बात को कि टूर्नामेंट प्राइजेस से रिलेटेड कुछ इन्वेंट्री भी पड़ी हुई थी। सो देयर इज फर्स्ट इन्वेंट्री ऑफ टूर्नामेंट प्राइजेस एंड देन देयर इज टूर्नामेंट प्राइजेस के ऊपर पेमेंट। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली जो आपके टूर्नामेंट हुआ है ना उसके अंदर जो शील्ड्स पड़ी हुई हैं उस शील्ड को वो एक तरीके से एक इन्वेंट्री ट्रीट कर रहे हैं कि भाई हमने जो टूर्नामेंट कराया है तो इसमें लोगों को शील्ड्स बांटी है। तो उन शील्ड्स की आसानी के लिए मैं शील्ड्स बता रहा हूँ, यहाँ शील्ड का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन प्राइस से क्या मुराद है, प्राइस से ज्यादातर शील्ड होती है, कोई ट्रॉफी होती है, इसी तरीके की चीज होती है। तो उसका कुछ सामान ओपनिंग इन्वेंट्री में भी पड़ा हुआ है
उसका कुछ सामान क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी पड़ा हुआ है, और ड्यूरिंग द ईयर जो हमने वो शील्ड्स वगैरह बनवाई हैं, सप्लायर से ही बनवाई होंगी, तो उसको जो हमने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट करी है वो कितनी करी है, $2800 की करी है। तो अगर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ प्राइसेस है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ प्राइसेस है, और जो आपने ड्यूरिंग द ईयर जो पेमेंट्स करी हैं टूर्नामेंट प्राइसेस को खरीदने के लिए वो भी अवेलेबल है, तो इसकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ टूर्नामेंट प्राइस है वो निकल सकती है। जी बिल्कुल निकल सकती है। कॉस्ट ऑफ टूर्नामेंट प्राइजेस के भाई पूरे साल में जो हमें टूर्नामेंट प्राइजेस की कॉस्ट पड़ी, क्योंकि भाई कुछ तो ओपनिंग इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, और कुछ हमने पेमेंट्स करी है, तो उसके लिए मैं सिंपली जो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ सेल का तरीका होता था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसको अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास पूरे साल में जो टूर्नामेंट प्राइजेस की कॉस्ट जो मैंने बेयर करी है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। एंड देन उसी के नीचे भाई टूर्नामेंट लाइफ एक्सपेंसेस की। मेंबरशिप सॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन होती है ना, या क्या या होती है? मैंने आपको बताया था ना, लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन, जो अब आपकी लाइफ टाइम आप उसको, जब आप लाइफ मेंबरशिप खरीद लेते हो तो आप लाइफ टाइम हम्म। जाके उस क्लब की सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हो। सही, तो ये वन टाइम पे करते हैं, इसमें कोई वन अक्रूवल टाइम। प्रीपेमेंट नहीं होती? नो नो, वन टाइम सही पे। सही। फिर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस की पेमेंट 11,520 है, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के लिए कुछ प्री पेमेंट्स भी गिवन थी, कुछ अक्रूवल्स भी गिवन थे। यानी कि साल के शुरू में कुछ प्री टूर्नामेंट का एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो प्रीपेड हैं, कुछ ऐसे नहीं है जो अक्रूड है। सेम गोज फॉर एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर भी टूर्नामेंट के कुछ एक्सपेंसेस अक्रूड और कुछ एक्सपेंसेस प्रीपेड हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको पाप का अकाउंट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के लिए बनाना पड़ेगा, टू फिगर आउट कि कितनी अमाउंट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस की जो है वो ट्रेडिंग सेक्शन, या लेट्स से जब मैं टूर्नामेंट जो मैंने कराया है उसका प्रॉफिट और लॉस अगर निकालना चाह रहा हूं, तो उस वक्त जो मुझे टूर्नामेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है उसके लिए मुझे पाप का अकाउंट बनाना पड़ेगा। देन आगे कहता है ऑन 31 मई 2022 द क्लब हैड 7 लाइफ मेंबर्स। अब उसने शुरू में क्या कहा था कि भाई साल का शुरू जब था 31 मई 2022 को हमारे पास नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप पड़ी हुई थी $5,100 की। फिर उसने कहा कि भाई कुछ नए मेंबर्स भी ऐसे आए हैं जिन्होंने हमसे लाइफ मेंबरशिप खरीदी है। अब कह रहा है कि जो साल का शुरू था 31 मई 2022, उस वक्त हमारे पास 7 लाइफ मेंबर्स थे, और उन 7 लाइफ मेंबर्स की जो अब तक की टोटल नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप है वो कितनी थी, $5,100 थी। सर, फिर कहता नॉन है कैपिटलाइज्ड का मतलब नहीं समझा। जो अभी तक कैपिटलाइज नहीं है, जो अभी तक उसको आपने इनकम के पोर्शन के अंदर ट्रीट नहीं किया है। आपको मैंने लेक्चर के अंदर जब बताया था, मैंने कहा था जब लाइफ मेंबरशिप आती है तो क्लब उसको ओवर द टाइम पीरियड जो है उस इनकम को अपने पास थोड़ा थोड़ा करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाता है। पहली पहले ही साल सारी की सारी इनकम को जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेके जा सकता, बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है एक्सपेंसेस ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर आर टू बी मैच विद द रेवेन्यूज ऑफ सेम अकाउंटिंग ईयर। तो आपको जिन मेंबर्स ने अगर वन टाइम पेमेंट कर भी दी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो भी पेमेंट रिसीव की वो सारी की सारी इनकम ट्रीट होगी। वो ओवर द इयर्स जो है वो आप स्प्रेड करोगे, और कितने सालों पे स्प्रेड करोगे वो अभी आगे बता रहे हैं। उसने कहा कि भाई 7 मेंबर्स आपके पास साल के शुरू में ऐसे थे जिन्होंने लाइफ मेंबरशिप खरीदी हुई थी। 4 न्यू मेंबर्स टुक आउट लाइफ मेंबरशिप ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि इससे पता क्या चला कि भाई आपने जो लाइफ मेंबरशिप की वजह से $4,000 रिसीव किए थे ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको 4 मेंबर्स ने पे किए थे। इसका मतलब ये है कि 4,000 डिवाइड बाय 4, जो पर मेंबर लाइफ मेंबरशिप आप फीस चार्ज कर रहे हो, या लाइफ मेंबरशिप की जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट आप चार्ज कर रहे हो, वो $1,000 क्या कर रहे हो, आप चार्ज कर रहे हो। तभी 4 मेंबर्स आए, उन्होंने आपको 4,000 दिए, विच मीन्स कि आप अपनी लाइफ मेंबरशिप $1,000 के ऊपर बेच रहे हो। आगे कहता है द लाइफ मेंबरशिप फंड इज रिलीज टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट at the rate of $100 for each life member at the end of the year। जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि ओवर द टाइम पीरियड आप इस लाइफ मेंबरशिप की अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लेके जाते हो। यानी कि अगर आपको एक मेंबर से लाइफ मेंबरशिप के $1,000 मिल रहे हैं, तो वो कह रहा है कि उस पूरे के पूरे $1,000 को तुमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाके इनकम नहीं दिखाना, बल्कि हर साल के एंड पे उस लाइफ मेंबरशिप के $100 को लेके जाके तुमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाना है, और जो बाकी का 900 रह जाएगा वो तुम्हारा नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप रहेगा, जो कि एक्यूमुलेटेड फंड्स के सेक्शन के अंदर क्या कर लिया जाएगा, इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे उसने, अगर आप देखो, अगर आपसे लाइफ मेंबर जो एक लाइफ मेंबरशिप खरीद रहा है वो $1,000 की खरीद रहा है, और आप हर साल $100 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जा रहे हो, तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि भाई कितने सालों में एक लाइफ मेंबरशिप की अमाउंट जो आपको $1,000 रिसीव हो रही है, आप उसको कितने सालों में कैपिटलाइज कर रहे हो, तो द आंसर इज सिंपल। 1,000 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10। यानी कि एक
लाइफ मेंबरशिप की जो $1000 मुझे मिल रहे हैं, मैं उसको अगले 10 सालों में कैपिटलाइज कर रहा हूँ। हर साल $100 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जा रहा हूँ। ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स पूरा का पूरा जो लाइफ मेंबरशिप जो मुझसे आज खरीद रहा है $1000 की, मैं उसकी इनकम को अगले 10 सालों में स्प्रेड कर रहा हूँ, और अगले 10 सालों में छोटी छोटी अमाउंट, $100 की अमाउंट को किधर लेके जा रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे उसने सारा का सारा आपको जो लाइफ मेंबरशिप का ट्रीटमेंट है बता दिया। उसने ये भी बता दिया साल के शुरू में कितने लाइफ मेंबर्स थे, उसने ये भी बता दिया ड्यूरिंग द ईयर कितने लाइफ मेंबर्स आए, उसने ये भी बता दिया था शुरू में पहली एडजस्टमेंट में ही कि साल के शुरू में नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप कितनी है, 5100 की है। और फिर रिसीट्स के अंदर उसने ये बताया कि जो न्यू मेंबर्स आए हैं उन्होंने आपको लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी पे की है, उन्होंने आपको $4000 लाइफ मेंबरशिप फीस पे करी है। तो अब हमारा काम क्या होगा, अब हमारा काम ये होगा कि हम ये रियलाइज करें कि भाई ड्यूरिंग द ईयर कितनी अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज होकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर ली जाएगी। तो यहाँ पे वैसे बड़ा सिंपल है, साल के शुरू में 7 मेंबर्स थे, साल के एंड में और फिर ड्यूरिंग द ईयर 4 मेंबर्स और बढ़ गए। तो ओवरऑल साल के एंड में अगर बात की जाए तो आपके पास कितने लाइफ मेंबर है, आपके पास 1100। टोटल 11, बिल्कुल सही शाबाश। तो 1100 की जो अमाउंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगी, और रिमेनिंग जितना भी होगा वो सारा आपका नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप एट द एंड ऑफ ईयर ट्रीट किया जाएगा। जैसे ये 5100 साल के शुरू का नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप है ना, इसी तरीके से आप साल के एंड का नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप भी निकालोगे। और पार्ट फिर ए ये अगर उन आप देखो, 7 मेंबर्स को रिलेट कर रहा है, ये जो 5100 है, उन 7 मेंबर्स के साल के शुरू में उस अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अभी जो तक नॉन कैपिटलाइज कैपिटल। नहीं है, बिल्कुल नॉन कैपिटलाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब उसने पार्ट तो ए फिर में तो नॉन कैपिटलाइज आहिस्ते आहिस्ते कम होती रहती है और बिल्कुल कैपिटल ट्रांसफर हो रही होती बिल्कुल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफर होती रहती है और है। नॉन हाँ। कैपिटलाइज कम होती रहती है। तो पहले पार्ट में उसने मांगा भी यही है, कैलकुलेट द बैलेंस ऑन द लाइफ मेंबरशिप फंड आफ्टर द ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 31 मई 2023। तो भाई आपके पास ओपनिंग लाइफ मेंबरशिप नॉन कैपिटलाइज कितने की पड़ी हुई थी, 5100 की पड़ी हुई थी, ठीक है। या आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप का। ड्यूरिंग द ईयर आपने बताया कि सर क्योंकि 11 मेंबर्स हैं और हर मेंबर के पास से हम $100 बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इससे पहले अच्छा चलो 5100 क्या है, ओपनिंग लाइफ मेंबरशिप की नॉन कैपिटलाइज अमाउंट है। ड्यूरिंग द ईयर भी तो आपको लाइफ मेंबरशिप रिसीव हुई है, कितने की लाइफ मेंबरशिप रिसीव हुई है, 4000 की। तो उस 5100 को आप इसी 4000 में ऐड कर दोगे। क्यों सर इसको 4000 को क्यों ऐड कर रहे हो, क्योंकि बात सुनो, साल के शुरू में कितना नॉन कैपिटलाइज है, 5100 है। फिर ड्यूरिंग द ईयर जो सब्सक्रिप्शन मिल गई 4000, तो वो मिलते साथ ही तो कैपिटलाइज नहीं हुई है ना, वो तो साल के एंड पे कैपिटलाइज हुई है। तो 5100 साल के शुरू की नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप, 4000 जो आपको ड्यूरिंग द ईयर लाइफ मेंबरशिप रिसीव हुई है वो, और इसमें से मैं माइनस करा दूंगा जो साल के एंड पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो लाइफ मेंबरशिप ट्रांसफर होगी, जो कि आपने बताया था $1100। तो अपेरेंटली अब आप देखो क्या हुआ, non capitalized life membership at the start of year plus life membership received during the year minus transfer to the income and expenditure account of life membership, या ये कह लो कि लाइफ मेंबरशिप जो कैपिटलाइज हुई है ड्यूरिंग द ईयर जो कि $1100 है वो माइनस होगी। तो अपेरेंटली आपके पास अब जो बैलेंस निकल के आएगा दैट वुड बी $8000। वो आपको क्या बता रहा है, वो आपको बता रहा है कि ये लाइफ मेंबरशिप के फंड का बैलेंस रह गया, या जिसको मैंने ऊपर भी ऊपर मैंने कहा था कि नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप साल के शुरू में कितने की थी, 5100 की थी। तो साल के एंड पे जब आपने निकाली तो वो कितने की हो गई, 8000 की हो गई। नॉर्मली ये कम होती है, नॉर्मली नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप कम होती है, लेकिन इस केस में क्योंकि आपके पास 4 नए मेंबर्स आए हैं, जाहिर सी बात है, और उन्होंने 4000 आपको पे किया है, तो उन 4 नए मेंबर्स की जो कैपिटलाइज वाला पोर्शन है वो तो सिर्फ $100 निकला। तो 4 मेंबर्स के लिए वो कितना निकल जाएगा, $400 निकल जाएगा। बाकी $3600 तो नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप का पार्ट बनेगा। तो दैट इज वाई जो आपकी नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप है वो इस केस में इंक्रीज हो रही है। अगर तो न्यू लाइफ मेंबर्स ड्यूरिंग द ईयर नहीं आते और आप मुझसे पूछते हो कि सर लाइक से नए मेंबर्स नहीं आते तो क्या होता, तो भाई नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप साल के शुरू में 5100 थी जो कि 7 मेंबर्स की थी। तो इस साल 7 मेंबर्स के जो उसने हमें पॉलिसी दी हुई है कि हर मेंबर की $100 की लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज कर दोगे, तो 7 टाइम्स 100 कितना हो जाता, 700 हो जाता। तो 5100 माइनस 700 ये कुछ बन जाता 4400। इन दैट केस कि अगर आपके पास न्यू लाइफ मेंबरशिप रिसीव ना हुई होती,
बट इस केस में तो रिसीव हुई है, तो जितनी रिसीव हुई है हमने उसको ऐड किया, और कैपिटलाइज भी ज्यादा हुई क्योंकि न्यू मेंबर्स आ गए हैं, तो न्यू मेंबर्स की भी जो लाइफ मेंबरशिप का जो कैपिटलाइज का पोर्शन है $400, वो भी बढ़ गया। तो जो कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप है वो 1100 हो गई, और नॉन कैपिटलाइज के अंदर बाकी का जो पोर्शन है यानी कि 3600 का पोर्शन बढ़ गया। यानी इसी फिगर के अंदर अगर मैं 3600 ऐड कर दूं, जो कि न्यू मेंबर्स का न्यू मेंबर्स का नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप का पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे वहां पे करने की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कहते हो ना सर कि मुझे बताएं कि ये 8,000 में से कितना पोर्शन नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप का पुराने मेंबर्स का और कितना पोर्शन नए मेंबर्स का है। तो पुराने मेंबर्स का पोर्शन कितना है $4,400 जो 7 मेंबर्स थे, और नए मेंबर्स का पोर्शन कितना है $3,600 जो कि आपके न्यू मेंबर्स है। तो अपेरेंटली एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप, जिसको वो यहाँ पे मेंबरशिप फंड का नाम दे रहे हैं, वो कितने का पड़ा हुआ है? 8,000 का पड़ा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट तो में अगर आपको कहते हैं, न्यू मेंबर्स जो आ रहे हैं वो साल के बीच में आ रहे हो तो उनका कैपिटलाइज जो डजंट हो मैटर, रहा है। डजंट, वो फिर भी उसने पॉलिसी फिक्स रखी थी कि $100 हर साल के एंड पे हमने काटना है। तो वो साल के मिड में आ रहे हैं, 9 महीने के बाद आ रहे हैं, 10 महीने के बाद आ रहे हैं, डजेंट मैटर, साल के एंड पे हमने $100 काट दिया, ठीक है, वो तो उसने अगर पॉलिसी। 31 मई 2023 पे आ रहे हो फिर हाँ, तो क्या करें? पूरा 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 साल के एंड पे जो भी लाइफ मेंबरशिप पैसे मिल चुके हैं उसका पूरा कट जाएगा। अच्छा, पॉलिसी सही। उसने स्ट्रेट रखी है। ठीक है, फिर लास्ट सेकंड पार्ट में वो कहता है कैलकुलेट द सरप्लस और डेफिसिट फॉर द ईयर एंडेड 31 में 2023 बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ द एक्यूमुलेटेड फंड। तो आपको जो मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर अगर एक्यूमुलेटेड फंड्स के सेक्शन को याद करो तो मैंने बताया था ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड प्लस सरप्लस, अगर तो सरप्लस हुआ है या अगर डेफिसिट हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा, और उसके अंदर हम ऐड करते थे नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप जो भी उसका पोर्शन होता था वो, और फिर उसके अंदर हम ऐड करते थे अगर कोई गिफ्ट डोनेशन या लेगेसी फॉर स्पेसिफिक पर्पस मिली भी होती थी, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता था? हमारे पास क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड निकल क्या कर आप ये आ रिपीट जाता कर था। सकते हैं? ये यहाँ पे आप देख लो, आपको जब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक्यूमुलेटेड फंड का जो सेक्शन था उसमें बताया था ओपनिंग बैलेंस आएगा, उसके अंदर जितना भी सरप्लस डेफिसिट है वो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप ऐड हो जाएंगी, गिफ्ट डोनेशन लेगेसी अगर तो स्पेसिफिक पर्पस के साथ है तो वो ऐड हो जाएगी, और आपके पास अपेरेंटली क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड का बैलेंस निकल कर आ जाएगा। तो अभी वो इस सेक्शन इस पार्ट बी के अंदर यही कह रहा है कि मुझे बताओ कितना सरप्लस या डेफिसिट हुआ है, लेकिन वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के नहीं कह रहा कैलकुलेट करो, वो आपको कह रहा है कि बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ द एक्यूमुलेटेड फंड। तो अब आपने ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड निकालना है, आपने क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड निकालना है, और दोनों के डिफरेंस को आपने देखना है कि भाई वो सरप्लस फॉर द ईयर है या फिर डेफिसिट फॉर द ईयर है। तो अब मैं अगर ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड निकालना चाहूं तो ये मेरे पास ओपनिंग के बैलेंसेस हैं। एक्यूमुलेटेड फंड मैंने आपको बताया था कि जस्ट लाइक कैपिटल कैलकुलेट होगा, तो जितने भी एसेट्स हैं वो ऐड होके जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनसे क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स एसेट्स है, कैलकुलेटर में डालते जाओ, ये एसेट सारे ऐड होंगे। कैश एट बैंक एसेट है, सब्सक्रिप्शन इन नहीं तो एरियर्स फिर एसेट है। ये कैपिटलाइज होती है तो कैपिटल डेबिट हो जाता है और इनकम क्रेडिट हो जाता है। लाइफ मेंबरशिप फंड जो है वो लाइफ डेबिट हो मेंबर। जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। हाँ, सही। प्रीपेड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आपका एसेट है, आपका अक्रूड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है, इन्वेंट्री टूर्नामेंट प्राइजेस ऐसी बात है एसेट है, और अक्रूड वेजेस आपकी लाइबिलिटी है। तो ये सारे एसेट्स आपसी में ऐड होंगे और सारी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एल एट हमारी लाइबिलिटी है। एंड यस, तो बेसिकली हमारे पास टोटल एक दो तीन लाइबिलिटीज हैं और बाकी सारे हमारे एसेट्स हैं। तो अगर हम इनको ऐड कर लें जल्दी से, 78,000 प्लस 3,200 प्लस 850 प्लस 520 प्लस 980, ये सारे एसेट्स का टोटल हमारे पास आ रहा है 83,550, और उसमें से तीन लाइबिलिटीज माइनस होंगी, -250 -430 -650। तो हमारे पास आ रहा है आंसर 82,220, जो एक्यूमुलेटेड फंड यहाँ से इन सबको ऐड सब ट्रैक करा के आ रहा है, वो आ रहा है 82,220। आप लोग भी अपने कैलकुलेटर में चेक कर लो जरा। अच्छा, अब ये जो एक्यूमुलेटेड फंड का टोटल आ रहा है, क्या इसको मैं ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड मान सकता हूँ? तो आंसर इज नो, ये मेरा एग्जैक्ट ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड नहीं है। क्यों एग्जैक्ट ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड नहीं है? क्योंकि इसके अंदर से अभी जो ओपनिंग लाइफ मेंबरशिप वाला पार्ट है वो मुझे क्या कराना पड़ेगा? वो मुझे माइनस कराना पड़ेगा। 82,220 में से जब मैं 5,100
जो मेरा ओपनिंग लाइफ मेंबरशिप का पोर्शन है वो माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास जरा अमाउंट मुझे कंफर्म कर दो क्या निकल के आ रही है। 77,120 की अमाउंट आ रही है। लाइफ मेंबरशिप की क्या है अमाउंट? फाइव फिफ्टी थाउजेंड वन वन हंड्रेड 5100। 77,120। 77,120, ये आपका क्या है, ये आपका ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 77,120 इज दी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड। तो अब यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि भाई सबसे पहले ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड लिखेंगे, विच इज 77,120। अच्छा, अब हमें नहीं पता कि ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है, तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ एक स्पेस छोड़ देता हूँ, या मैं ये भी काम कर सकता हूँ, चलो अभी स्पेस छोड़ देते हैं कि भाई यहाँ पे या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड की अमाउंट को जो है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड की अमाउंट भी सेम तरीके से कैलकुलेट होगी। जितने भी एसेट्स है मेरे पास, तो ये एसेट है, कैश सर एंड बैंक दोबारा एसेट है। बताएं, लाइफ मेंबरशिप ऐड क्यों किया? लाइफ ओपनिंग मेंबरशिप ऐड नहीं किया है, माइनस किया है। जो हमारे पास माइनस क्यों किया? 20,220 आया उसमें से लाइफ मेंबरशिप माइनस हुआ है। इसलिए माइनस हुआ है क्योंकि आपको जो भी पीछे मैं फॉर्मेट दिखा के आया था उसमें जो एक्यूमुलेटेड फंड की अमाउंट आ रही थी वो आफ्टर एडिंग लाइफ मेंबरशिप आ रही थी। तो अगर आपके पास कोई लाइफ मेंबरशिप का बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो माइनस करोगे तो जाके तुम्हारे पास जो है वो क्या आएगा, तो जाके तुम्हारे पास सिर्फ जो एक्यूमुलेटेड फंड का पोर्शन है वो आएगा। सो लेट्स से अगर तुम्हारे मतलब पास कि ड्यूरिंग द accumulated फंड नेट एसेट्स नहीं होता? एक्यूमुलेटेड फंड एग्जैक्टली नेट एसेट्स होता है, गिवन दैट कि आपके पास लाइफ मेंबरशिप का बैलेंस ना हो। अगर आपके पास लाइफ मेंबरशिप का कोई बैलेंस पड़ा हुआ है या गिफ्ट डोनेशन लेगेसी का फॉर स्पेसिफिक पर्पज जो मिली अगर उसका कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो उन दोनों को आपको माइनस कराना पड़ेगा टू गेट एग्जैक्टली द फिगर ऑफ जस्ट एक्यूमुलेटेड फंड। सर क्या मतलब, ये एसेट्स माइनस लायबिलिटीज से क्यों नहीं आ रहा accumulated फंड्स? भाई क्योंकि अभी तो तुम्हें सेक्शन दिखाया है यार, यहाँ पे अभी तो तुम्हें सेक्शन दिखाया था कि लाइफ मेंबरशिप का नॉन कैपिटलाइज पार्ट क्या होता है, ऐड होता है। तो अगर तुमने हाँ अभी सिर्फ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज किया है, अभी ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी किया है, तो तुम्हारा जो कैश या बैंक का फिगर है उसके अंदर, क्योंकि तुम्हारे पास लाइफ मेंबरशिप के तो पैसे क्या आए हुए हैं, रिसीव हुए हुए हैं, लेकिन वो हाँ। पैसे अभी तक जाहिर सी बात है तुमने रियलाइज तो नहीं कराए हुए, क्योंकि अभी तो वो नॉन कैपिटलाइज है, वो अर्न तो नहीं हुआ हुआ, लेकिन वो बैंक के अंदर या कैश के अंदर तो तुम्हारी अमाउंट पड़ी भी है। तो जितना भी पोर्शन है जो कि अभी तक कैपिटलाइज नहीं हुआ है, नॉन कैपिटलाइज हुआ है, तो वो माइनस होगा। इवन अभी एक्यूमुलेटेड फंड जब क्लोजिंग वाला भी निकालूंगा तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज करने के बाद जो क्लोजिंग डेट पे मेरे पास नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप की अमाउंट पड़ी हुई थी, जो हमने पार्ट ए में कैलकुलेट करी $8,000, वो स्टिल माइनस होगी। तभी मेरे पास जाके सिर्फ और सिर्फ जो एक्यूमुलेटेड फंड का पोर्शन है वो निकल के आएगा। या इसको ऐसे भी रख सकते हो तुम कि तुम कहते हो कि सर मैं अगर, आप मुझे बताएं कि मैं तो, नहीं सर मुझे तो लाइफ मेंबरशिप को माइनस नहीं कराना, मुझे सिर्फ एसेट्स लाइबिलिटीज को लेते हुए चलना है कि भाई मेरे पास जो है वो सिर्फ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज अभी आपने कराऊं। 5100 माइनस कराया था? हाँ माइनस कराया था क्योंकि वो ओपनिंग हाँ, ओपनिंग नॉन कैपिटलाइज्ड लाइफ मेंबरशिप? क्योंकि मैं ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड मैंने निकाला था ना, अब जब मैं क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड निकालूंगा तो क्लोजिंग जो नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप है वो माइनस होगी। सर इधर तो ऐड हो रही है इसके अंदर। इधर मैं ओपनिंग से क्लोजिंग पे जा रहा हूँ ना, इधर मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, ओपनिंग से क्लोजिंग पे जा रहा हूँ। तो अगर आप भी अच्छा। यहाँ पे ओपनिंग से क्लोजिंग वाला काम अगर आप करना चाहते हो और आप कहते हो कि सर मैं यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप कुछ अलग से दिखाना चाह रहा हूँ, भाई ये आपके ऊपर है ना। मैंने उसको डायरेक्ट माइनस करा दिया, दोनों को माइनस करके फिर जो इम्पैक्ट है वो इधर ही मैंने इंकॉर्पोरेट कर दिया और इधर भी इंकॉर्पोरेट कर दूंगा। दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड लूँ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी वाला, ठीक है, और मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप का जो पोर्शन है ड्यूरिंग द ईयर वो क्या कराओ, वो ऐड कराओ जितने से भी वो जो है, जितना भी नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप मेरे पास पड़ा हुआ है, तो फिर मैं हाँ। उसको यहाँ पे ऐड कराता। लेकिन मैंने कहा कि भाई यहाँ पे ऐड कराने से, यहाँ पे चेंज लेने से बेहतर है कि जो ओपनिंग लाइफ मेंबरशिप नॉन कैपिटलाइज है उसको यहीं से माइनस करा दो, क्लोजिंग वाले को क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड निकालते हुए माइनस करा दो, ताकि मुझे सेपरेटली उसको शो ना करना पड़े। और सेपरेटली अगर शो करना पड़ता तो फिर मैं चेंज को शो कर देता, जो भी मेरा 5,100 से लेके 8,000 का जो चेंज आया है, तो वो चेंज कितना, 2,900 का चेंज है, तो मैं उसको 2,900 के चेंज को शो कर देता कि भाई 2,900 से मेरा जो लाइफ मेंबरशिप है नॉन कैपिटलाइज वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। अ, सर ये लाइफ मेंबरशिप फंड जो है ये accumulated फंड का पार्ट है ना? बिल्कुल। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब आपने ये जो क्लोजिंग 31 मई 2022 पे दी हुई अमाउंट लाइफ मेंबरशिप की, जो कि नॉन कैपिटलाइज्ड है।
वो तो हाँ, 5,100। तो इसको आपने माइनस करा दिया। हाँ ना, तो माइनस इसीलिए कराया ना ताकि पोर्शन सेपरेट हो जाए। मेरे पास ये पोर्शन अभी तक अर्न हुआ है, रियलाइज हुआ है, नहीं हुआ है, ये 5,100 में कमा चुका हूँ, नहीं कमा चुका हूँ? नहीं, ये तो आगे वाले सालों के लिए। नहीं कमाया। और मुझे बताओ कि जो यहाँ पे कैश एट बैंक की फिगर है, यहाँ पे इसके अंदर इसकी जो अमाउंट है वो रिसीव हुई भी है, नहीं हुई भी है? नहीं हुई। अबे हुई भी है ना भाई, पैसे तो मुझे मिल चुके हैं, मैंने अर्न नहीं किया लेकिन पैसे रिसीव तो मैं कर चुका हूँ ना। अच्छा, हाँ। पैसे तो अर्न रिसीव आप कर बाद में करेंगे, लेकिन पैसे रिसीव कर लिए। रिसीव कर चुका हूँ। तो आप मुझे बताओ कि इसको माइनस कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, कि जो अमाउंट आपने अर्न नहीं करी आप उसको एज एसेट शो कर सकते हो क्या अपने पास? नहीं कर सकते। तो किस वजह से सिंपली मैं माइनस करा रहा हूँ। अच्छा। अब सही। प्रीपेड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आपके पास थे, अब यहाँ पे सारे एसेट्स लाइबिलिटीज दोबारा से गिवन है, तो इनको भी हमने यही सेम काम करना है। सारे एसेट्स को ऐड करूंगा और सारी लाइबिलिटीज से माइनस कराऊंगा। तो मेरे पास जो एक्यूमुलेटेड फंड की अमाउंट आएगी उसमें से अब मुझे, क्योंकि क्लोजिंग अब जो डेट पे नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप है जो हमने पार्ट ए में कैलकुलेट करी जो कि $8,000 थी, अब वो माइनस करानी पड़ेगी, क्योंकि सही है। अब सही। ईयर के एंड पे जो नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप का पोर्शन है वो बढ़ के कितना हो गया, $8,000 हो गया। तो अब इन तमाम एसेट्स को ऐड करूंगा, 76,500 प्लस 8,320 प्लस 450 माइनस 150 प्लस 115 माइनस 445 प्लस 630 माइनस 920। ये मेरे पास आ रहा है $84,500, ठीक है ना? लेकिन इसमें से अभी क्लोजिंग लाइफ मेंबरशिप 8,000 माइनस नहीं हुई है, तो 84,500 में से मैं जब क्लोजिंग लाइफ मेंबरशिप 8,000 की माइनस कर दूंगा नॉन कैपिटलाइज वाला पोर्शन, तो ये मेरे पास आ रहा है $76,500। ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ कि भाई जो एक्यूमुलेटेड फंड की अमाउंट है उसमें से नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप वाला पार्ट निकाल दो। और अब जो चेंज आ रहा है वो चेंज प्योरली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर मैं उसमें नहीं निकालता ना, सुनना बात को आखिर, अगर मैं उसमें से नहीं निकालता मेरा क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड मेरे ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड से मुकाबले ज्यादा आता, लेकिन वो जो इंक्रीज आ रहा होता, that would have been based upon what, that would have been based upon the increase in non capitalized life membership। तो फिर मैं ये नहीं कह सकता था कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये मेरा सरप्लस या डेफिसिट की वजह से आ रहा है, क्योंकि वो डिफरेंस तो मेरा नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप की अमाउंट बढ़ गई है इस वजह से आ रहा होता। अब यहाँ पे इन दोनों अमाउंट्स का जो डिफरेंस है, 77,120 माइनस 76,500, ये जो अब इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है $620। और $620 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओपनिंग ज्यादा था क्लोजिंग कम है। तो ओपनिंग ज्यादा था क्लोजिंग क्यों कम है भाई, जाहिर सी बात है आपने डेफिसिट किया है यानी आपने लॉस किया है, तो ही आपका जो क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड है वो ओपनिंग के मुकाबले क्या हो गया, कम हो गया। तो डेफिसिट फॉर ईयर निकल के आ गया 620। समझे बात को? और यही उसने फिगर मांगी थी कि भाई आप बताओ एक्यूमुलेटेड फंड को इस्तेमाल करते हुए कि आपके पास सरप्लस या डेफिसिट की कितनी अमाउंट आ रही है ड्यूरिंग द ईयर बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड। तो हमने दोनों एक्यूमुलेटेड फंड्स की वैल्यू को कंपेयर कराया और कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास कितना जो है वो डेफिसिट या सरप्लस का अमाउंट निकल के आ रहा है। सर लेकिन देन इसको जब ये नॉन कैपिटलाइज जो आपने माइनस कराई, ये जब कैपिटलाइज होगी तो फिर ये इनकम में ऐड होगी ना, इनकम ये तो इनकम एंड ट्रीटमेंट में इनकम एक्सपेंडिचर जाएगी। अकाउंट, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये प्रपोर्शन। कैपिटल में कब ऐड होगी? ये कैपिटल के अंदर देखो, अभी भी मैं इसको ऐड करके भी काम कर सकता था, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं इसको ऐड करा करा। सकते हैं आप? क्योंकि मतलब किस तरह होगा? 77,120 था आपका, इसमें हमने 5,100 को माइनस कराया था, तो अगर आप इसके अंदर पाँच ये हजार एक सौ ऐड करा लो तो आपके पास जो ये अमाउंट नेट आ, एसेट्स। ये आपके पास आ रही थी 82,220 की, ठीक है। और क्लोजिंग की जहां तक बात है तो 76,500 से हमने माइनस कराया था 8,000 का नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप, उसको ऐड कर लो तो अमाउंट आ रही है 84,500 की, ऐसा ही है। सही है। हाँ, ऐसे। अब यहाँ पे ये जो अमाउंट आ रही है ये कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप को अभी हमने अलग नहीं किया, वो वैसे का वैसे ही है। अब आपका जो सही है। नॉर्मल सेक्शन है वो क्या कहता है कि भाई ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड के अंदर क्या करो, ऐड करा दो क्या, जो तुम्हारा लाइफ मेंबरशिप का पोर्शन है वो नॉन हम्म। कैपिटलाइज वाला। तो साल के एंड पे हमारा लाइफ मेंबरशिप का नॉन कैपिटलाइज पोर्शन कितना था, $8,000 था साल के एंड में। साल के एंड पे। हाँ, हाँ, एट साल के थाउजेंड एंड पे 8,000 था और साल के स्टार्ट में कितना था, 5,001। 5,100 था, दोनों का डिफरेंस हो तो क्या आ रहा है आपके पास निकल के,
दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 4,000 नए नहीं आए थे। अच्छा, उससे फर्क नहीं पड़ता। बेटा मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ, क्लोजिंग जो था वो 8,000 था, ओपनिंग जो था वो 5,100 डिफरेंस तो 2,900 है। 2,900 का डिफरेंस है। एक यहाँ पर 84,500 कितने का डिफरेंस था? 2,900 का डिफरेंस था। 2,900, हाँ। ठीक है, 82,220 के अंदर 2,900 ऐड करो तो तुम्हारे पास आंसर आएगा $85,100। ठीक है, ये लाइफ मेंबरशिप का क्या है? ये लाइफ मेंबरशिप का डिफरेंस है जो इंक्रीज आपका बेसिकली ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। हम्म। एक मिनट, नहीं है मतलब 82,220 प्लस 2,900, 85,120 आ रहा है। और उसमें से माइनस करा एट देंगे। फाइव वन टू जीरो आ रहा है, हाँ। उसमें से माइनस क्या होना है? डेफिसिट माइनस होना है। या अगर सरप्लस होता तो ऐड होना था, और डेफिसिट है तो क्या होना था? माइनस होना था, राइट? यही हम्म। अभी फॉर्मेट दिखाया था आपको। तो वो मुझे हम्म। नहीं पता, लेकिन मेरे पास उसकी जो अमाउंट आनी चाहिए ऐड सब्ट्रैक्ट करा के वो एटी फोर थाउजेंड आप फाइव क्लोजिंग हंड्रेड को माइनस करा दें तो भी डेफिसिट आ जाएंगे। जी, तो क्या डेफिसिट आ रहा है आप चेक कर लो, 620 का ही सिक्स डेफिसिट। ट्वेंटी आ रहे हैं, हाँ। ठीक है, आप खुश हो इंक्लूड करके हाँ। वो काम? सर, ये लाइफ मेंबरशिप 2,900 ऐड किया ना आपने? हाँ, डिफरेंस क्यों ऐड किया? इंक्रीज क्यों ऐड किया? क्योंकि जो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड था उसके अंदर 5,100 इंक्लूडेड है, और जो यहाँ पे ये 84,500 दिया है इसके अंदर 8,000 इंक्लूसिव है। समझ रहे हो बात? तो हाँ। क्योंकि इन दोनों के अंदर ये अमाउंट्स क्या हैं? इंक्लूसिव हैं। इस वजह से सिर्फ जो डिफरेंस है वो लिया है। अगर इन दोनों को निकाल चुका होता और फिर मैं क्या कहते हैं अगर काम कर रहा होता, तो फिर जो है मैं टोटल के ऊपर जाता कि भाई टोटल कितने से पड़ा है। लेकिन अभी आपने यहाँ पे टोटल रिसीप्ट्स ऑफ द क्लब सब्सक्रिप्शन आई मीन लाइफ मेंबरशिप फीस ये क्यों नहीं ऐड किया? वो एक्यूमुलेटेड फंड में उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो क्यों ऐड करूंगा? तुम पढ़ के ये आते नहीं हो, फिर बेवकूफाना सवाल करते रहे, तो ये लेक्चर के अंदर है ही नहीं पूरा। भी तुम्हें फॉर्मेट दिखा है, उसके अंदर कहाँ ये बात थी कि सब लाइफ सब्सक्रिप्शन फीस को ऐड करनी है? नहीं, ये जो 4,000 है, ये नई लाइफ मेंबरशिप है ना इस ईयर में जो तो लोगों ने लिए। हाँ, तो वो ऐड क्यों नहीं करा रहे? वो ऐड इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि उसका तो ताल्लुक, उसका तो ये है ना कि कितनी आपको अमाउंट मिली है, उसमें से तो कुछ अमाउंट कैपिटलाइज होकर चली गई है। तो मेरा तो ओवरऑल से कंसर्न है ना, सिर्फ जो नहीं मिली है उससे थोड़ी कंसर्न है। तो बाकी के जो लाइफ मेंबरशिप की अमाउंट नॉन कैपिटलाइज पड़ी हुई है उसको मैं जाने दूँ, उसको कुछ भी ना करूँ? अच्छा, इसमें से जो सिर्फ नॉन कैपिटलाइज्ड है वो करेंगे ऐड? जी बिल्कुल। और नॉन कैपिटलाइज का भी डिफरेंस, और डिफरेंस सिर्फ कब आ रहा है? डिफरेंस सिर्फ तब आ रहा है जब आपने जो एक्यूमुलेटेड फंड की अमाउंट ली है उसके अंदर आपने जो ओपनिंग नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप या क्लोजिंग नॉन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप को माइनस नहीं कराया हुआ। अगर आप उनको माइनस करा चुके होते तो फिर आपको डिफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप डायरेक्ट काम जो हमने यहाँ पे किया था इस तरीके से भी कर सकते थे। सो इट्स अप सही। टू यू कि आप किस तरीके से करना चाह रहे हो। हम्म। ठीक है। अगले उसमें कहता है कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस मेड ऑन होल्डिंग टूर्नामेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2023। अब जो टूर्नामेंट्स आपने होल्ड किए हैं, तो टूर्नामेंट्स होल्ड करके आपके पास पैसे कितने आए थे? टूर्नामेंट की एंट्री फीस से आपने पैसे कमाए थे $15,200, और इससे रिलेटेड कोई अक्रूवल प्रीपेमेंट नहीं था। तो बस ये जितने आपने पैसे कमाए सारे के सारे आपके पैसे हैं। टूर्नामेंट की फीस, या टूर्नामेंट का कह लो टूर्नामेंट की इनकम। टूर्नामेंट एंट्री फीस कितनी है? $15,200 है। अब उसके बाद आपने टूर्नामेंट के ऊपर खर्चा क्या किया था? तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि टूर्नामेंट से रिलेटेड जो इन प्राइजेस हैं उसकी इन्वेंट्री की फिगर गिवन है। इन्वेंट्री ऑफ टूर्नामेंट प्राइजेस स्टार्टिंग डेट पे भी और क्लोजिंग डेट पे भी। और फिर ड्यूरिंग द ईयर कुछ टूर्नामेंट प्राइजेस से रिलेटेड पेमेंट्स गिवन है। तो मैंने आपको बताया था कि ये अब अगर एक चीज जो शील्ड्स है, तो ये एक आसान लफ्जों में समझ लो कि भाई साल के शुरू में इतने की शील्ड्स थी, साल के एंड में इतने की शील्ड्स थी, और ड्यूरिंग द ईयर हमने फर्दर इतने की शील्ड जो है वो खरीदी है। तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मेट अगर बेसिक सा याद हो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करते थे, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मेट लगाएंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर जो प्राइजेस या कह लो जो शील्ड्स जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी हैं, जो मैंने प्राइजेस दिए हैं अपने मेंबर्स को या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको, उसकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। हमारे पास थी लेस, लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ प्राइस। कॉस्ट ऑफ प्राइस, और कॉस्ट ऑफ प्राइस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मेरे पास सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री है प्राइजेस की, एंड देन मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ पेमेंट्स करी हैं। अब सर आपको कैसे पता चला जो पेमेंट्स हैं वही ड्यूरिंग द ईयर जो है वो आपकी
परचेजेस हैं, तो मुझे नहीं पता कि ड्यूरिंग द ईयर वही पेमेंट जो है वो परचेजेस है, लेकिन उसने कोई ऐसी और बात बोली नहीं है। या तो वो यहाँ पे कुछ ट्रेड पेबल्स वगैरह का जिक्र करता है कि भाई आपने जो टूर्नामेंट प्राइजेस की पेमेंट करी है यहाँ पे $2,800, ये इससे रिलेटेड कुछ लेट से ट्रेड पेबल भी हैं साल के शुरू में साल के एंड पे। तो मैं कहता अच्छा यार, जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस करी हैं और जो मैंने पेमेंट करी है वो डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात हुई भी नहीं है कि जो उससे मुझे पता चले कि जो पेमेंट है और जो एक्चुअल जो मैंने परचेजेस करी है प्राइजेस की वो डिफरेंट हो। तो ऐसी कोई बात हुई भी नहीं है, तो मैं यही कंसीडर करूंगा कि जो मैंने टोटल पेमेंट करी है टूर्नामेंट प्राइस की $2,800 की, वो क्या है, वही मेरी परचेजेस है। तो अब आप उसको परचेजेस लिखो पेमेंट लिखो, इट्स अप टू यू, दोनों के अंदर कोई मसला नहीं है। एंड देन उसमें से क्या माइनस हो जाता था, क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं क्या करा दूंगा, माइनस करा दूंगा, जो मेरे पास गिवन है। सो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ प्राइजेस कितनी थी, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ प्राइजेस हमारे पास गिवन है $980। देन ड्यूरिंग द ईयर आपने जो पेमेंट्स की हैं प्राइजेस की वो कितनी करी हैं, $2,800। और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास जो प्राइजेस की पड़ी हुई है वो कितनी की पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है आपके पास $630 की। इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कराऊं, 980 प्लस 2,800 माइनस 630, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्राइजेस निकल के आ रही है कितनी, 3150। और इसमें से मैं, क्योंकि अब इन्होंने स्पेस कम दी हुई है, तो अब जो एक ही एक्सपेंस मुझे माइनस कराना है और वो एक्सपेंस कौन सा था, टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस का था। तो उसमें से मैं माइनस करा लेता हूँ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। अब टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के लिए उसने हमें कुछ अक्रूड अमाउंट भी गिवन है, यहाँ पे देखो प्रीपेड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी गिवन है और फिर अक्रूड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी गिवन है। तो प्रीपेड और अक्रूड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के लिए अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पाप का अकाउंट बनाना पड़ेगा, या ये कह लो कि टूर्नामेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि साल के शुरू में भी कुछ अक्रूवल प्रीपेमेंट है और साल के एंड में भी जो है वो कुछ अक्रूवल प्रीपेमेंट गिवन है। तो अब आपके पास साल के शुरू में कितनी प्रीपेमेंट थी टूर्नामेंट की, उसकी एक्सपेंसेस की, प्रीपेड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ओपनिंग थे 520। तो ये आ जाएगा आपका ओपनिंग प्रीपेमेंट। देन उसके बाद आपके पास ओपनिंग अक्रूवल टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के कितने थे, ये थे आपके पास 430 के। देन आपके पास क्लोजिंग अक्रूवल कितने के टूर्नामेंट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के थे, तो अक्रूड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस क्लोजिंग है हमारे पास 445 का। एंड क्लोजिंग प्री पेमेंट भी हमारे पास गिवन थी टूर्नामेंट एक्सपेंसेस की, और वो कितनी गिवन है, $115। और ड्यूरिंग द ईयर हमने प्री पेमेंट जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस की पेमेंट्स करी हैं वो कितनी करी हैं, वो हमने करी है $11,520 की। तो उसमें जाहिर सी बात है बैंक आपका क्रेडिट होगा और आपका टूर्नामेंट एक्सपेंस का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। $11,520 से। सही है। आपने टूर्नामेंट एंट्री फीस कहाँ से ली है? ये बेटा यहाँ पे गिवन थी ना, ये रही कहाँ? टूर्नामेंट एंट्री फीस रिसीट्स $15,200, सब हाँ, अच्छा। टोटल रिसीट्स के अंदर था। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी ऐसी? हाँ। ये कुछ बोला हुआ नहीं है ना, अगर कुछ बोले तो मैं करूं। जैसे उसने जो टूर्नामेंट प्राइजेस की बस पेमेंट गिवन थी, तो अब उसने कुछ उसके लिए और आगे बात बोली नहीं, उसने कोई ट्रेड पेबल वगैरह को ऐसी फिगर दी नहीं जिससे मैं ये कह सकूं कि यार जो पेमेंट है वो डिफरेंट है और जो मेरी एक्सपेंस है इनकर जो किया है वो डिफरेंट है। और हम्म। सेम यहाँ पे एंट्री फीस के लिए वो उसने बताया भाई इतना पैसे आए हैं, अब उसने कुछ नहीं बताया कि इस एंट्री फीस में कुछ अक्रूड है या प्रीपेड है। कुछ तो ये बात बोलता तो फिर मैं करता एडजस्टमेंट, लेकिन कोई बात नहीं बोली, तो उसका मतलब यही है कि जो पैसे आए हैं वही मेरी इनकम है। इन तीनों को ऐड करके इन दोनों से लेस करेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाली फिगर निकल के आ जाएगी 520 प्लस 11,520 प्लस 445 -430 -150। तो ये मेरे पास आ रहा है कुछ $11,940। अच्छा, ये मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख दिया, इवन तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना रहा हूँ अभी, तो उसने सिर्फ कहा है कि भाई ये जो टूर्नामेंट्स कराए हैं इस पे क्या फायदा हुआ है नुकसान हुआ है ये बताओ। तो हमने देखा कि एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्राइजेस थी वो हमने निकाली, और दूसरा हमारे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस थे जिसकी जो अमाउंट इंकर जो हुई है वो मैंने निकाली $11,940।
वो भी यहाँ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। दोनों को माइनस कराऊंगा तो 15,200 माइनस तो थ्री इसमें ये वन जो फाइव जीरो शायद बैड डेट दिया हुआ है, इरिकवरेबल सब्सक्रिप्शंस, ये हाँ नहीं हाँ, है? वो बेटा अभी मैं क्या बना रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ टूर्नामेंट कराने का फायदा नुकसान निकाल रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट थोड़ी बना रहा हूँ। वो बनाऊंगा तो फिर अच्छा। जाहिर सी बात है बेड भी डालूंगा। हाँ, ओके ओके, सही सही। ये दोनों माइनस जब होंगे तो आपके पास टूर्नामेंट का जो फायदा आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ $110 का, विच इज वेरी लो। ये आपके पास है प्रॉफिट फ्रॉम टूर्नामेंट्स। दीज आर फिगर्स, एक दफा कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लो। ये चेक करो, ये वाली फिगर सही है, ये हमारे पास 11,940 वाली फिगर। सही है ये। ठीक है, ठीक है। तो ये फिर $110 आपने जो टूर्नामेंट करा उसका आपका फायदा था। फिर पार्ट डी में कहते हैं सर प्रिपेयर हमसे द। हमसे जैसे पार्ट बी में जो मांगा है उससे रिलेटेड है सवाल। अगर ये अक्यूमुलेटेड फंड्स मांगता है ओपनिंग, तो हम 82,220 देते या माइनस करते ओपनिंग वाला लाइफ मेंबरशिप नॉन कैपिटलाइज्ड? ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड मांगता, खाली ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड मांग रहा है। तो आपका हाँ सवाल ये है कि क्या हम लाइफ मेंबरशिप नॉन कैपिटलाइज ऐड करते या नहीं करते, मतलब अब माइनस जो कराया वो करते हैं, ये वाली फिगर लेते हैं, ये वाली फिगर लेते हैं, ये सवाल है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, ऐसे। ये वाली फिगर लेते हैं, एक्यूमुलेटेड फंड हटा के। ओ, क्यों? लाइफ मेंबरशिप नॉन कैपिटलाइज हटा के, क्योंकि सिर्फ क्यों? उसने देखो, क्योंकि सिर्फ उसने अभी यार अभी तो बताया, तो मैं तो 4 दफा बता चुका हूँ, वो जो पैसे हैं वो अभी तक अर्न नहीं किए हुए, रियलाइज नहीं किए हुए, बैंक के अंदर उसकी अमाउंट आई भी है लेकिन वो आपकी अर्न अमाउंट नहीं है। अच्छा, सही है। सही है ना। वाली बात हाँ बताइए, जो 5वीं दफा हाँ बता रहा हूँ। हाँ हाँ। देन आपसे अब कह रहे हैं प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2023, द बैलेंसिंग फिगर इज टू बी कॉल्ड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसा क्यों किया भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से तो सरप्लस या डेफिसिट फॉर ईयर निकलता है, तो वो क्यों कह रहा है कि बैलेंसिंग फिगर को अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से रख दो। वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि डेफिसिट फॉर ईयर तो तुम ऑलरेडी पार्ट बी में निकाल चुके हो, तो तुम्हें फाइनल आंसर पता है क्या है, तो आपको कह रहे हैं कि फाइनल आंसर तुम्हें पता है, तो अब इस वजह से एक्सपेंडिचर के अंदर एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका नाम रखो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और जो भी बैलेंसिंग फिगर हो वो वहां पे लिख दो। तो खैर हम अपना अकाउंट जो स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, उसमें सबसे पहले हमारी इनकम्स जाएंगी। और इनकम्स लेके जाने के लिए हमें तो सबसे मेजर जो उसने वर्किंग का सेक्शन दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था शुरू में सवाल पढ़ते हुए ही कि सब्सक्रिप्शन एरियर्स में भी हैं, सब्सक्रिप्शन प्रीपेड भी हैं। तो जाहिर सी बात है, अब सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाए बगैर तो काम हो नहीं सकता। और फिर सब्सक्रिप्शन जो ड्यूरिंग द ईयर, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, लाइफ मेंबरशिप की सब्सक्रिप्शन जो कैपिटलाइज हुई है वो तो अब आपको पता है, पार्ट ए में आप निकाल चुके हो कि भाई $1,100 जो है ये कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप है जो ड्यूरिंग द ईयर हमने कैपिटलाइज किया, और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे, तो वो तो ठीक है। वो तो 1100, बल्कि मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज कितनी हुई है, $1,100 हुई है लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज। लेकिन जो नॉर्मल आपके पास सब्सक्रिप्शंस हैं, उन सब्सक्रिप्शन से आपने कितने पैसे कमाए हैं वो पता लगाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, वो पता लगाने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन का पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट किस बेस पे बनता है, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट अप्पा की बेस पे बनता है, यानी अक्रूवल प्रीपेमेंट, प्रीपेमेंट एंड अक्रूवल। तो हमारे पास साल के शुरू में सब्सक्रिप्शन के एरियस कितने थे, 850। देन साल के शुरू में प्रीपेमेंट्स कितनी थी हमारे पास, 250, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। देन साल के एंड पे हमारे पास सब्सक्रिप्शन का प्रीपेमेंट कितना था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 150 साल के एंड पे। सो APP। एंड साल के एंड पे अक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना था, 450। सो APPA, ये मैंने फॉलो किया। ये बेसिकली अकाउंट बनाने का कहा नहीं है, वरना मैंने आपको पहला जो सवाल जिसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था, तो मैंने प्रॉपर अकाउंट बनाया था PD CD सब कुछ लिख के, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन का अकाउंट अलग से बनाने का बोला जाए तो यही फॉलो करना है। अगर अलग से अकाउंट ही बनाने का बोला हुआ तो इवन जस्ट फिगर्स लिख के ऐड सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो मैं पूरे मार्क्स मिल जाएंगे जो वर्किंग के बनते हैं। तो मैं यहाँ पे अब ओपनिंग बैलेंस वगैरह ना भी लिखूं, मुझे मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपनिंग अक्रूवल, ओपनिंग प्रीपेमेंट, क्लोजिंग प्रीपेमेंट, क्लोजिंग अक्रूवल, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड देन जो ड्यूरिंग द ईयर जो सब्सक्रिप्शन की वजह से मुझे पैसे रिसीव हुए हैं, वो कितने रिसीव हुए हैं, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम ऑर्डिनरी मेंबर्स $28,600।
तो ये बैंक हमारा डेबिट होगा और सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, बैंक की वजह से। फिर आपने बताया था कि सर कुछ बेड डेट की भी एडजस्टमेंट यहाँ पे गिवन है, विच इज इन एडजस्टमेंट नंबर 5। क्या आपके पास जो ओवरड्यू सब्सक्रिप्शन थी यानी अक्रूड सब्सक्रिप्शन थी वो बेड डेट हो गई है, और अब आपको रिटर्न राइट ऑफ उनको करना है, तो वो बेड डेट भी जो हुआ है, बेड डेट डेबिट और सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट, क्या अमाउंट 500 की अमाउंट है जी, 500 से बेड डेट आ जाएगा। ठीक है जी, तो इन सबको ऐड करेंगे, मेरे ख्याल से कैश शिपमेंट वाली तो कोई बात नहीं है, वरना इसके अलावा सिर्फ एक कैश शिपमेंट की ये अगर एंट्री। ओपनिंग अक्रूवल ना हो और बैड डेट हो जाए तो, या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा कैसे हो सकता है, तुम खुद सोचो ना, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बता दो सर, ऐसे हो सकता है? मैं नहीं हो कैसे सकता। बताऊंगा? फिर जब तुम्हें पता ही नहीं हो सकता तो फिर मुझे पूछ के क्यों मेरा जो है वो टाइम वेस्ट करना चाहते, फिर तुले बोलो। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि बैड डेट में याद कर सकता हूँ, हमेशा क्रेडिट पे ही आएगा। हाँ याद कर लो, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल याद कर लो। सही। फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट में क्रेडिट पे ही लिखा हुआ है ना, अगर कोई चीज ऐसी होती है जो दो तरफ आ सकती है तो फॉर्मेट में भी दोनों तरफ लिख के दूंगा मैं तुम्हें, मैंने कहा हाँ। फॉर्मेट में तुम्हें एक तरफ लिख के दिया, इसका मतलब वो एक ही तरफ आएगी। सही। मजा आता है तुम्हें टाइम मेरा वेस्ट करने में, मुझे तो ये लगता है। -850 -150, ये आपके पास सब्सक्रिप्शन की इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली अमाउंट निकल के आ रही है कितनी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अमाउंट निकल के आ रही है $28,800। ठीक है ना जी, तो ये आपका आ गया सब्सक्रिप्शन की वजह से जो अमाउंट इनकम की आनी है कितनी, $28,800। कोई मसला है यहाँ तक तो बताओ, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बना? अब इसके अलावा अच्छा एक इनकम और भी आएगी यहाँ पे, ये जो आपने टूर्नामेंट्स कराए थे, टूर्नामेंट्स कराने की वजह से आपको जो क्या कहते हैं वो फायदा हुआ था 110 का, तो वो फायदा भी आपके पूरे क्लब की, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरे क्लब का बन रहा है, तो आपने जितने भी फायदे किए हैं, जितने भी नुकसान किए हैं, सब आएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टूर्नामेंट का प्रॉफिट, टूर्नामेंट प्रॉफिट 110, इनकम का टोटल कर लूंगा तो ये बन जाएगा 110 प्लस 1100 प्लस 28,800, ये बन रहा है 30,010। ये मेरे पास तो आ गई इसमें भी टोटल। एएस की तरह मतलब कैरी फॉरवर्ड मार्क होता है, जैसा अगर मैं टूर्नामेंट प्रॉफिट भूल जाऊं तो? टूर्नामेंट प्रॉफिट भूल जाओगे तो हाँ, कैरी फॉरवर्ड मार्क होता है कि अगर आपकी इनकम्स मतलब टोटल। एक मार्क कट जाएगा, बाकी मिल जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देन एक्सपेंडिचर्स की बात आ गई, ठीक है, एक्सपेंडिचर के अंदर अच्छा सबसे पहले तो बेड डेट का एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं, जो 500 का था बेड डेट हुआ था। अब ये मत कह देना कि सर सब्सक्रिप्शन में डाल लिया है बेड डेट, तो यहाँ क्यों डालेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि बेड डेट एक्सपेंस है, वो कहीं जी। पे भी हो जाएगा ही जाएगा। तो 500 का आपका बेड डेट हो गया। बेड डेट के बाद आपके पास कुछ वेजेस की भी, अच्छा वेजेस का भी कुछ अक्रूड वेजेस थी, तो उसके लिए भी हमें ज़रा पाप का अकाउंट बनाना पड़ेगा। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चलो अकाउंट बना लेते हैं। क्लोजिंग भी अक्रूड है और ओपनिंग भी अक्रूड है, तो 650 और 920, पी के हिसाब से बना रहा हूँ, तो ओपनिंग अक्रूवल और क्लोजिंग अक्रूवल, ये देख लें आप, वेजेस जो थी वो सिर्फ अक्रूड ही थी, ओपनिंग पे भी और क्लोजिंग पे भी। तो क्लोजिंग का अक्रूवल 920 है, ओपनिंग का 650 है, 920 आ गया। ड्यूरिंग द ईयर जो हमने वेजेस की पेमेंट करी हैं, वो उसने बता दिया। अच्छा ये तो यार उससे बढ़ के बड़ा सिंपल कर दिया, हमें कुछ नहीं करना, उसने खुद कह दिया था वेजेस कॉस्ट इंकर ड्यूरिंग द ईयर वर 16,970, इसका मतलब ये कि इतना इंकर हुआ है, तो जितना इंकर हुआ है उतना हम रिकॉर्ड कर लेंगे, तो वेजेस डायरेक्टली एज इट इज आ जाएगा। अब फिर सर पाप का अकाउंट बनाने को फायदा है, नहीं को फायदा नहीं रहा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो फिगर जा रही थी वो आपको पता चल गई, हाँ लेकिन जस्ट इन केस अगर आगे किसी पार्ट में वो कहता है कि मुझे बताओ कि हमने वेजेस ड्यूरिंग द ईयर पे कितने की करी थी, बैंक वाली फिगर निकाल के दो, तो वो निकालने के लिए पाप का अकाउंट किसी काम का होगा। अदरवाइज अभी के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए तो वेजेस के लिए पाप का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। वेजेस हो गया, फिर नॉन करंट एसेट की बात है तो डेप्रिसिएशन होगा, द टोटल, अच्छा बड़ा आसान कर दिया यार, ये देखो डेप्रिसिएशन चार्ज भी बता दिया, तो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर वाज 8,050। तो आसानी कर दी उसने तो बिल्कुल ही, ये डेप्रिसिएशन डाल दो 8,050 का, वेजेस उसने पहले ही बता दिया है, और क्या रह गया। सर अब तक वर्किंग्स में सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही था ना? अब तक वर्किंग तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन था बिल्कुल, और ये सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया कि इसमें जो 4-5 फिगर्स है, तो एटलीस्ट 3 से 4 मार्क कम से कम जो है वो आपके इस वर्किंग के होंगे। टोटल 10 मार्क है तो समझ लो 4 मार्क तो फिर हाँ आपके आराम से सब्सक्रिप्शन की वर्किंग है। देन और कोई एक्सपेंस है क्या हमारे पास, वेजेस हो गई, इन्वेंट्री ये तो पहले ही चला गया था, ये टूर्नामेंट में चला गया, टूर्नामेंट में चला गया, सब्सक्रिप्शन हो गई, ठीक है।
लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज आ गई, टोटल रिसीट की तीनों चीजें आ गई, पेमेंट्स हमने तीनों चीजों की देख ली। लाइफ मेंबरशिप पूरा का पूरा कैपिटलाइज जो है वो चला गया। बेड डेट आ गया, डेप्रिसिएशन आ गई, पेजेस आ गई, ठीक है। तो अब लास्ट में उसने कहा था कि भाई जो बैलेंसिंग फिगर है उसका नाम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो हमें पता नहीं है, उसके नाम से रखना। और डेफिसिट फॉर द ईयर तो आप निकाल चुके हो 620 का पहले पार्ट में, बाय कंपेयरिंग एक्यूमुलेटेड फंड। तो डेफिसिट फॉर ईयर मैंने यहाँ लिख दिया 620 का। अब टोटल इनकम अगर आपकी 30,010 की है तो आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स 30,010 से $620 ज्यादा होंगे, तभी ये डेफिसिट किया है। तो 30,010 के अंदर मैं सिंपली ऐड कर लेता हूँ $620, तो मुझे पता है कि भाई मेरे एक्सपेंसेस का जो टोटल बनेगा वो $30,630 बनेगा। क्योंकि इसी केस में सिर्फ और सिर्फ जो है वो डेफिसिट फॉर ईयर कितना हो सकता है, इसी केस में डेफिसिट फॉर ईयर जो है वो मेरा पहुंच सकता है $620 पे। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई इनकम अगर 30,010 की फिगर है और स्टिल डेफिसिट फॉर ईयर 620 का हुआ है, इसका मतलब टोटल एक्सपेंसेस $620 ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू इनकम। तो ये मैंने टोटल एक्सपेंडिचर 30,630 लिख दिए। टोटल एक्सपेंडिचर में से मैं जब ये तीन जो एक्सपेंसेस हैं इनको माइनस कराऊंगा, 8,050 माइनस 16,970 माइनस 500, तो अपेरेंटली मेरे पास 5,110 की फिगर निकल के आ रही है, जो कि अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये भी एक वैसी वर्किंग थी जो आप यहाँ दिखा सकते थे, बट इवन डायरेक्टली भी कर दिया तो इतना मसला नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जगह दी हुई है तो फिर कोशिश यही होनी चाहिए कि हर एक वर्किंग जो है वो यहाँ पे दिखा दी जाए, ताकि जस्ट इन केस अगर उसने कहीं वर्किंग के मार्क्स रखे में तो हमारे वर्किंग के मार्क्स छूटे नहीं, वो वर्किंग के मार्क्स हमें मिले। ओके देन लास्ट सर, पार्ट। हमसे अगर ये क्या कहते हैं डेफिसिट कैलकुलेट नहीं करवाता, तो हम चेंज इन अक्यूमुलेटेड फंड्स देखते ना, जो हमने ऊपर किया। डेफिसिट कैलकुलेट नहीं करवाता, अलग से पार्ट ए में नहीं करवाता और फिर भी उसकी रिक्वायरमेंट यही होती, तो भी हाँ, बात है। मतलब हाँ अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ जाहिर सी बात है, फिर यही कर सकते तो तो आपको ऑप्शन नहीं। इसमें चेंज सिर्फ प्रॉफिट फॉर ईयर्स आता है, और भी कुछ चीज? किसके अंदर, एक्यूमुलेटेड फंड में? अक्यूमुलेटेड फंड्स ओपनिंग के लाइफ उसमें। लाइफ मेंबरशिप से भी आता है, जो नॉन कैपिटलाइज वाली अमाउंट है, जो ऐसा आपने देखा भी। और आपका सही। जो है वो गिव डोनेशन लेगेसी अगर फॉर स्पेसिफिक पर्पज मिले तो उससे भी आता है। और उसके उस अलावा गिफ्ट भी डोनेशन लेगेसी को माइनस कराते हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने लाइफ मेंबरशिप जो कैपिटलाइज नॉन कैपिटलाइज उसको माइनस कराया, उसी तरीके से गिफ्ट डोनेशन लेगेसी भी आपकी माइनस होगी। वो भी कैपिटलाइज होती है यानी? वो कैपिटलाइज नहीं होती, वो उसका ये होता है कि वो जब आपको जो पर्पस के लिए मिली होती है ना, जब आप उसको उस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेते हो तो वो एक्यूमुलेटेड फंड से निकल जाती है। तो लेट्स से एक जमीन सही। मुझे मिली, उसका पर्पस था उसमें मस्जिद बनानी है, तो 5 सालों तक मस्जिद नहीं बनी तो वो उधर ही एक्यूमुलेटेड फंड के सेक्शन में पड़ी। हाँ सही, और फिर विदाउट पर्पज है तो वो इनकम हो जाएगी। वो तो वैसी इनकम है ना उसका, तो फिर वो तो कभी इधर आएगी ही नहीं। सही। अच्छा, आप क्यों कह रहे हैं मैनेजमेंट ने कमेटी को ये कहा है कि भाई आप जो है ना एंट्री फी टूर्नामेंट की 10% से बढ़ा दें, और एडवाइज द कमेटी वेदर और नॉट इट शुड इंक्रीज द एंट्री फी फॉर द टूर्नामेंट्स बाय 10%, जस्टिफाई आवर आंसर। इट वुड हेल्प इन कवरिंग द डेफिसिट। जाहिर सी बात है, इट वुड हेल्प इन कवरिंग द डेफिसिट। पहला पॉइंट हो गया कि भाई फीस बढ़ाओगे तो डेफिसिट कवर अप होगा। तो इट मे डेटर पार्टिसिपेशन, तो इट मे डेटर पार्टिसिपेशन फ्रॉम members and may make tournaments and may make tournaments अनपॉपुलर, क्योंकि पैसे बढ़ जाएंगे तो फिर हो सकता है लोग ना जाना चाहें और वो टूर्नामेंट्स आपको क्या बना दें, अनपॉपुलर बना दें। तो मैं यहाँ पे फिर फाइनल कंक्लूजन लिखूंगा कि बढ़ानी चाहिए, लेकिन 10% से नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आपका डेफिसिट बहुत ज्यादा नहीं है, आपका डेफिसिट सिर्फ 620 का है। तो आप इतने से बढ़ा दो कि आपका डेफिसिट कवर अप हो जाए। तो इन कंक्लूजन और कंक्लूसिवली द कमिटी शुड, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि दे शुड लुक फॉर अदर एवेन्यूज ऑफ इंक्रीजिंग इनकम, rather than increasing the tournament fees they should look for other avenues of income, and they may open up some sort of a tuck shop or a cafe within the club to increase their income। मैं ये पॉइंट बल्कि I'll write that point भी मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। The committee should explore
अदर एवेन्यूज ऑफ इंक्रीजिंग इनकम rather than exhausting the current sources. करंट सोर्सेज जो हैं उनको एग्जॉस्ट करने से बेहतर ये है कि आप न्यू एवेन्यूज ऑफ इनकम की तरफ जाओ जो कि आपके क्लब की इनकम को बढ़ाए। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा 25 मार्क का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया।